हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने जावा के सारे कोर कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। ऊप्स के भी हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं जावा के। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था अबाउट डीएसए, कि डीएसए क्या होता है और डीएसए सीखना क्यों ज़रूरी है ना। तो डीएसए के बारे में हमने जो ऊपर ऊपर से चीज़ें थी वो सारी कवर कर ली थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो है वो फर्स्ट टॉपिक है डीएसए का, जो कि है एरेज। ठीक है, क्योंकि देखो डीएसए क्या था, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। और डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब था कि अगर हमारे पास डेटा है तो हम उसको किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, है ना, किन किन स्ट्रक्चर्स में हम स्टोर कर सकते हैं। तो हमने ये देखा था कि डीएसए में हमारे पास जावा में बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो एरे भी उनमें से एक ही है। ठीक है, तो हम आज एरे को डिस्कस करेंगे कि एरे क्या होता है और उसमें डेटा जो है वो हम कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो देखो एरे को जानने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहाँ पर हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सो हमने डेटा टाइप्स डिस्कस करे थे। डेटा टाइप्स में हमारे पास दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है जी, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एंड दूसरे हमारे पास थे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, अब देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे जिसमें हमारे पास सिंगल यूनिट होती है, जैसे कि इंट था, फ्लोट था, कैरेक्टर था, डबल था, है ना। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे वो थे जो इन्हीं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को मिलकर बनाते हैं, है ना। ठीक है, मिलकर बनते हैं, जैसे कलेक्शन होती है एक तरीके से। जैसे हमने क्या किया था, स्ट्रिंग किया था। स्ट्रिंग हमारे पास किसको मिलकर बनता है, करेक्टर्स को मिलकर बनता था, है ना, जिसमें हमारे पास वर्ड या फिर कोई सेंटेंस होता था, है ना, वर्ड और सेंटेंस जिसमें हम रखते थे, है ना। और यहाँ पर देखो ये स्ट्रिंग है, अगर मुझे स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाना है तो हम डेटा टाइप रखते थे और फिर उसके बाद हम अपने वेरिएबल का नेम रखते थे और फिर उसमें जो भी वैल्यू हमने रखनी है, जो भी हमने डेटा रखना है वो हम इस तरीके से रखते थे, है ना। तो ये हमारा कुछ डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट था। अब इसमें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर ही हमारे पास एक और डेटा टाइप आता है जो कि होता है एरेज, है ना। अब देखो इसकी ज़रूरत क्या है हमें। मान लो कि अब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हमारे पास बहुत सारे हम एक कंसिडर करते हैं कि एक क्लास है जिसमें हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, यानी कि 50 to 60 स्टूडेंट्स हैं, और हमें उनके रोल नंबर्स को कलेक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, अगर हमारे पास स्टूडेंट 1 है तो उसका रोल नंबर हम क्या रखेंगे। जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया है इंट का, और स्टूडेंट 1 है तो उसका रोल नंबर है मान लो 1। ठीक है, फिर जैसे हमारे पास स्टूडेंट 2 है, ठीक है, हम इसको मार्क्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग रखते हैं। ठीक है, कि जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं उसको हमने पहले रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, मान लो कि उसका रोल नंबर 1 है। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन जिसकी आई है हमारे क्लास में, उसका जो रोल नंबर है वो 10 है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास अगर हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो हमें 50 बार क्या है, वेरिएबल बनाना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये जो है वो एक अच्छा तरीका नहीं होगा कि हम यहाँ पर 50 टाइम्स हम क्या करें, इंट के वेरिएबल्स बनाते जाएं, है ना, हर एक स्टूडेंट के लिए। तो हमारे पास जो एरेज होता है वो एरे क्या करता है, हमारे पास सेम टाइप के डेटा की कलेक्शन होती है ना। अब देखो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, अब एरे में क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट्स है क्लास में, तो हम उसके लिए उसके रोल नंबर के लिए 50 बार डेटा टाइप्स नहीं बनाएंगे, 50 बार 50 वेरिएबल नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे, ठीक है, और हम उसका साइज़ दे देंगे कि अगर हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो हम 50 साइज़ का एक एरे बनाएंगे। अब 50 साइज़ का एरे बनाने का क्या मतलब है, 50 साइज़ का एरे बनाने का मतलब है कि ये एक एरे है, एक कलेक्शन है, जिसके अंदर एक ही कलेक्शन के अंदर हमारे पास 50 बच्चों के रोल नंबर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारे पास एरे। अब इसमें इन्होंने क्या बताया है कि इसमें हमारे पास सेम टाइप का ही डेटा स्टोर होता है। अब देखो एरे क्या होती है, बेसिकली एक कलेक्शन मतलब जिसमें हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, मल्टीपल डेटा इज स्टोर्ड इन वन प्लेस। ठीक है, एट वन प्लेस, एक ही जगह पर मल्टीपल डेटा स्टोर होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारी 50 बच्चों की क्लास है, तो अगर हमें 50 बच्चों के रोल नंबर को मतलब कि अपने डेटा में रिकॉर्ड में रखना है, तो हमें 50 बार इंट के वेरिएबल नहीं बनाने हैं, बल्कि हम क्या बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे, एक कलेक्शन बनाएंगे, और उसी एक कलेक्शन में सारे के सारे रोल नंबर होंगे। ठीक है, आई होप इतनी सी बात आपको समझ आ गई कि एरे एक कलेक्शन होता है। दूसरी बात क्या है कि इसमें सिर्फ सेम टाइप का डेटा ही स्टोर होता है। मान लो आपने
एक एरे बनाया है। अब उस एरे में अगर आपने इंट का एलिमेंट रखना है तो सारे के सारे एलिमेंट इंट के ही होंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एक एरे बनाया है तो उसमें आप एक जो एलिमेंट है वो इंट का डाल रहे हो, दूसरा एलिमेंट आप स्ट्रिंग का डाल रहे हो, तीसरा एलिमेंट आप फ्लोट का डाल रहे हो। ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है। एरे में सेम टाइप का डेटा ही जो है वो ऐड हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ क्लियर है कि सेम टाइप का डेटा ही जो है हमारे पास वो एरे में ऐड हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये जो डेटा है वो स्टोर कैसे होता है ना, क्योंकि देखो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ही क्या है कि हमारे पास डेटा को स्टोर करने के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। तो अब जो एरे है उसमें जो डेटा है वो कैसे स्टोर होता है, कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस में। यानी कि अगर एक डेटा 0th पोजीशन पे पड़ा है ना, तो दूसरा डेटा 1st पोजीशन पर पड़ा होगा और एरे का तीसरा डेटा 2nd पोजीशन पर पड़ा होगा। तो वो एक साथ पड़े होते हैं, ठीक है। मतलब हमारी जैसे हीप मेमोरी है, हीप मेमोरी में हमने एरे के एलिमेंट को सेव करके रखा है। तो हीप मेमोरी में एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के बाद तीसरा एलिमेंट, यानी कि कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस में वो पड़े होते हैं, यानी कि साथ साथ पड़े होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट एरे का आपका एक जगह पे पड़ा है तो दूसरा एलिमेंट कहीं और पड़ा होगा, वो सारे के सारे एक साथ ही प्लेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से पूरी एरे की जो है वो डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है जी। सो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप स्टोर्ड इन अ कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने यही एक्सप्लेन किया है कि एरे हम क्यों यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना, कि अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा है तो हम हर बार उसका एक नया वेरिएबल बनाने की बजाय एक ही एरे को यूज़ कर लेंगे और उसमें मल्टीपल डेटा जो है वो ऐड कर सकते हैं, है ना। तो वही इन्होंने भी बताया है हमें, सपोज यू वांट टू स्टोर मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 100 वेरिएबल्स वी यूज़ 1 एरे, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है, कि ये विजिबली अगर हमें इमेजिन करना हो कि एरे जो है वो कैसे दिखता होगा, है ना, तो हम उसको विजिबली इमेजिन करने के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि ट्रेन के कंपार्टमेंट्स होते हैं जो एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, है ना। अब सीक्वेंस में अरेंज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस होती हैं। हीप मेमोरी में वो साथ साथ होते हैं, जैसे कि ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, तो वो साथ साथ हमारे पास क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं ना सीक्वेंस में। तो उसी तरीके से हमारा जो है एरे होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे सिनेमा हॉल में जो सीट्स होती हैं, है ना, तो अगर मैं इसको विजिबली रिप्रेजेंट करूं तो एरे हमारा जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है ना। तो ये थोड़ा सा हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास आप इसको एक बॉक्सेस की तरह इमेजिन कर सकते हो कि साथ में अटैच्ड बॉक्सेस हैं, ठीक है। हमारे पास ये एक मान लो कि हीप मेमोरी है और हीप मेमोरी में अगर हमने 5 साइज़ का एरे बनाया है तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो देखो, इसकी ना इंडेक्सिंग होती है। ये हमारे पास जो एरे का इंडेक्स होता है वो 0 से शुरू होता है। जो पहला एलिमेंट होता है वो 0 पोजीशन पर होता है एरे का, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पर होता है, थर्ड एलिमेंट सेकंड पोजीशन पर होता है, फोर्थ एलिमेंट थर्ड पोजीशन पर होता है। तो इस तरीके से हम इसकी जो है इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या होता है, एरे की आप रिप्रेजेंटेशन जो है वो मान सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, कोड में कैसे लिखते हैं एरे को, ठीक है, और उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं ना। जैसे हमारे पास वेरिएबल होता है ना, अगर वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना है तो आप कैसे करोगे, इंट हम मान लेते हैं नंबर, ठीक है, ये आपने उसको डिक्लेयर कर दिया। अब इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आपको उसको वैल्यू देनी है ना। ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी डेटा टाइप और वेरिएबल्स वाले सेक्शन में, बस मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा रही हूँ। तो ये थी आपकी डिक्लेरेशन, ठीक है, आपने एक इंट टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब आपको इसको वैल्यू देनी है, तो वैल्यू आप कैसे देते थे, नंबर इज इक्वल्स टू 20, है ना। तो उसके बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू 40, है ना। सो इस तरीके से हमारे पास डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन होती थी। अब एरे में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कैसे होती है ये चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। देखो एरे को डिक्लेयर करने का जो है हमारे पास 2 अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो क्या, देखो सबसे पहले ये चीज़ आपको हमेशा रिमाइंड रखनी है, ठीक है, कि जब भी आपको एरे डिफाइन करना है या एरे डिक्लेयर करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करोगे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स ही बताती हैं कि ये जो चीज़ है वो आपकी एरे है, एक लिस्ट है, ठीक है, कलेक्शन है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब ये स्क्वायर जो ब्रैकेट है वो यूज़ कहाँ पर करनी है। देखो 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो हम बना रहे हैं वेरिएबल वो एरे है ना। जो वेरिएबल हमने बनाया है वो एरे है, उसकी वैल्यू में एरे आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि किस टाइप की वैल्यूज़ उस एरे में आएंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कहा है कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स ही जो है आपके एरे में स्टोर हो सकते हैं।
ठीक है। तो आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा अपने एरे का कि आपके एरे में इंट की वैल्यूज़ जाएंगी या स्ट्रिंग की वैल्यू जाएंगी या कैर की वैल्यू जाएंगी या डबल की वैल्यू जाएंगी या फ्लोट की वैल्यू जाएगी, ठीक है, ये चीज़। और तीसरा आपके पास क्या होगा, एरे का नेम, जो आप अपने एरे का नेम रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों को यूज़ करके आप दो तरीके से इसको डिक्लेयर कर सकते हो। पहला क्या करो कि आप डेटा टाइप बताओ, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि इंट टाइप की वैल्यूज़ जाएंगी मेरे एरे में, उसके साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लो और उसके बाद आप उसका नाम रख लो, जैसे मैंने नाम रखा है एरे, ठीक है, और इक्वल्स टू सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिक्लेयर हो जाएगा एक एरे। फिर उसके बाद दूसरा तरीका जो है एरे को डिक्लेयर करने का, वो क्या है कि आप क्या करो, पहले डेटा टाइप लिख दो, उसके बाद एरे का नेम लिखो, फिर उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करो, ठीक है। तो दोनों ही तरीके एरे को डिक्लेयर करने के बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। आप या तो डेटा टाइप्स के साथ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो या आप एरे के नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको इनिशियलाइज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको इनिशियलाइज़ करने के दो तरीके हैं। एक हमारे पास होता है स्टैटिक। स्टैटिक का क्या मतलब है कि हम जैसे ही उसको डिक्लेयर कर रहे हैं उसको वैल्यूज़ दे देंगे कि उस एरे में ये वैल्यूज़ होने वाली हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया इंट, ठीक है, एक मैंने नंबर्स नाम से एक क्या बना लिया है, एरे बना लिया। अब इसको साथ के साथ ही मैं इनिशियलाइज़ कर देती हूँ, साथ के साथ ही इसको वैल्यू दे देती हूँ। जैसे मैं इसमें देना चाहती हूँ 10, 20, 30, 40। देखो अब यहाँ पर हमने इंट टाइप का एरे बनाया है, आप इसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं दे सकते, आपको क्या आ जाएगा, एरर शो होगा, ठीक है। और वो एरर क्या है, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट, है ना। तो आप इसमें सिर्फ इंट वैल्यूज़ ही रख सकते हो क्योंकि आपने इंट टाइप का एरे बनाया है, ठीक है। तो ये होती है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है कि आपने बस एक बार जैसे ही उसको डिक्लेयर किया एरे को, उसको वैल्यूज़ दे दी, अब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो इनिशियलाइजेशन होती है वो होती है डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होता है कि आप इसको सिर्फ एक बार बता देते हो कि भाई ये आपका एरे है, इसका साइज़ इतना होने वाला है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन में आप सिर्फ साइज़ बताते हो, उसकी रियल जो वैल्यूज़ है वो नहीं बताते, ठीक है। तो हमारे पास जैसे इंट हमने बनाया है, ठीक है, अब हमने नंबर्स बना लिया, ठीक है। अब नाम चेंज करने के लिए मैं इसके साथ अंडरस्कोर लगा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एरे को इनिशियलाइज़ करने का एक और जो तरीका है वो ये है कि आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, न्यू कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एरे भी एक क्लास होती है, ठीक है। एरे भी आपके पास क्या है, एक क्लास है। जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या देंगे, किस टाइप की हम बना रहे हैं एरे, फिर से हम यूज़ करेंगे इंट, और इस बार हम क्या देंगे उसको, साइज़। साइज़ मतलब कितनी वैल्यूज़ आप अपने एरे में रखोगे, 5, ठीक है। मैंने यहाँ पर 5 दे दिया, ओके। उसके बाद आप इसको बाद में इनिशियलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं, एक स्टैटिक होता है, स्टैटिक में आप साथ के साथ ही उसको वैल्यूज़ दे देते हो। डायनेमिक में क्या होता है कि आप सिर्फ उसको साइज़ बताते हो कि आपके एरे में इन फ्यूचर इतनी वैल्यूज़ आएंगी, है ना। तो आप उसको उसी टाइम पे उसको वैल्यूज़ नहीं देते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरीके की इनिशियलाइजेशन होती है। अब इसमें क्या कर सकते हो, आप बाद में इसको वैल्यूज़ दे सकते हो। देखो अब 5 है, 5 का क्या मतलब है, एक आइटम इसमें 0 पोजीशन पर होगी, दूसरी 1 पोजीशन पर होगी, ठीक है, तीसरी 2nd पोजीशन पर होगी, और चौथी जो है वो 3rd पोजीशन पर होगी, और पांचवी जो है वो 4th पोजीशन पर होगी। और इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो एरे होता है उसका एक फिक्स साइज़ होता है। अब जैसे यहाँ पर आपने एक एरे बना लिया ना, इसमें आपने 4 वैल्यूज़ दे दी, तो अब इसका जो साइज़ है वो कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसका साइज़ दे दिया है 5, तो इसका साइज़ अब आप चेंज नहीं कर सकते। तो एरेस का जो साइज़ होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एरे की, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि हमने इन पोजीशंस पर वैल्यू देनी है एरे को, है ना। तो जब भी अगर आपको अब बाद में इनकी वैल्यूज़ देनी है, देखो ये तो आपने एक बार इनिशियलाइज़ करके रख दिया, अब जब आपको इस एरे में वैल्यूज़ देनी है तो आप कैसे दे सकते हो, आप दोगे, जैसे हमारे पास ये है नंबर्स, ठीक है। अब आप इसकी 0th पोजीशन पर कौन सी वैल्यू देना चाहते हो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। आप चाहते हो, अब हम चाहते हैं कि भाई 0 पोजीशन पर इसकी वैल्यू 20 हो जाए, है ना। फिर उसके बाद हम चाहेंगे कि भाई इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है जी, उसमें हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 40 हो जाए, ठीक है। फिर ऐसे करके हम हर एक पोजीशन के लिए इसको वैल्यू देंगे, ठीक है। तो अब 2nd पोजीशन पर क्या आएगी, 60, ठीक है जी। इस तरीके से हम इसको वैल्यूज़ दे देते हैं यहाँ पर पहले ना,
ठीक है। अब हमारे एरे का साइज़ था 5, हमने 5 वैल्यूज़ जो हैं उसको दे दी हैं। अब क्या होगा अगर मैं ट्राई करूं कि मैं 5th इंडेक्स पर भी कोई वैल्यू दे दूं इसी एरे को, तो क्या होगा ये चेक करते हैं। ठीक है, अब मैंने नंबर्स किया और यहाँ पर मैंने 5th पोजीशन पर वैल्यू दे दी और मैंने यहाँ पर लिखा 120। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं रन। तो यहाँ पर मुझे क्या एरर दे रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, सो ये एक्सेप्शन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का क्या मतलब है, देखो अब क्या किया हमने यहाँ पर इसको बोला कि भाई 0 पोजीशन पर आप 20 रख के आ जाओ। देखो ये एरे हमारा मेमोरी में बन चुका है। देखो जब आप ये चीज़ करते हो ना तो क्या होता है कि आपकी जो हीप मेमोरी है, हीप मेमोरी में क्या होता है कि एक इंट टाइप के एरे के लिए स्पेस बन जाती है। ठीक है, तो अब आपके इंट टाइप के लिए 5 स्पेसेस बन चुकी हैं। ठीक है, 5 जो है आप मान लो कि 5 बॉक्सेस बन चुके हैं। ठीक है, 5 बॉक्सेस आपकी हीप मेमोरी में बन चुके हैं, जिसमें जब भी यूज़र वैल्यू डालेगा उसमें वैल्यू चली जाएगी, है ना। आपने अपने प्रोग्राम में बताया, ठीक है, क्या बताया आपने कि भाई हमारे पास एक इंट टाइप का एरे आएगा जिसमें क्या है 5 वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हीप मेमोरी में 5 बॉक्सेस बन जाएंगे जिसमें क्या होगा, इंट की वैल्यू रखने जितनी स्पेस होगी। ठीक है, अब देखो हमने ये पढ़ा था कि इंट का जो साइज़ होता है, ठीक है, इंट का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, 4 बाइट्स का होता है। ठीक है, 4 बाइट्स का जो है इंट का साइज़ होता है। तो आपकी हीप मेमोरी में अब आप मान लो कि 4 बाइट के 5 बॉक्सेस क्रिएट हो चुके हैं जिनमें आप 5 वैल्यूज़ रख सकते हो, यानी कि आपके एरे का टोटल साइज़ कितना होगा, 4 × 5, है ना। ये चीज़ क्लियर है। देखो एक इंट का जो साइज़ है वो 4 बाइट होता है। अब आपके एरे में कितने इंट आएंगे, 5 इंट आएंगे, तो आपके एरे का जो साइज़ है वो कितना हो जाएगा, 20 बाइट्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब 5 अलग अलग बॉक्सेस बन गए आपकी हीप मेमोरी में। ठीक है, तो जब आपने इसको किया नंबर 0 = 20 किया, तो क्या किया, जो नंबर्स वाला एरे बना था, ठीक है, नंबर वाला जो एरे था जो रेफ़र कर रहा है अब 5 बॉक्सेस को, है ना, तो उसने क्या किया, 0 पोजीशन पर इस 20 को डाल दिया। ठीक है, रुको इस चीज़ को ना मैं आपको उसमें दिखाती हूँ, वाइट बोर्ड पे दिखाती हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। तो ये देखो ये हमारी हीप मेमोरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐड भी कर देती हूँ कि भाई ये हमारे पास हीप मेमोरी है ना। तो ये हमारे पास क्या है, हीप मेमोरी है। ठीक है, जब हमने नंबर्स वाला बनाया था एरे, है ना, न्यू नंबर्स करके, और उसमें हमने दे दिया 5 साइज़, तो क्या हुआ हमारे पास, जो हमारे पास ये हीप मेमोरी है उसमें क्या है, 5 आप एक तरीके से कंसीडर कर लो कि बॉक्स क्रिएट हो गए, है ना, और जिसमें आपके पास हर बॉक्स का जो साइज़ है वो कितना है, 4 बाइट है ना। तो यानी कि हर बॉक्स एक इंट एक्सपेक्ट कर रहा है ना। तो जब आपने नंबर 0 = 20 किया तो क्या हुआ, ये जो 20 वाली वैल्यू है, ठीक है, ये जो 20 वाली वैल्यू है, क्योंकि ये 0 पोजीशन है, नंबर 0 हमारे पास ये रहा है ना, तो ये वाला जो नंबर 0 है वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो जब हमने इस नंबर 0 को 20 वैल्यू दिया तो वो यहाँ पर 20 जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर करना, ये थोड़ा जो वर्ड्स हैं वो अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ मैं, तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। ठीक है, और जब हमने नंबर्स 1 किया तो ये जो नंबर्स 1 है, ठीक है, ये जो नंबर्स 1 है ना, ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये इस वाले सेल को पॉइंट आउट कर रहा है ना। जब हमने नंबर्स 1 पे 40 दिया तो ये यहाँ पर आकर 40 हमारा जो है वो ऐड हो गया, है ना। तो ये जो हमारा 40 है वो यहाँ पर ऐड हो गया। इसी तरीके से जब आप नंबर 2 दोगे, है ना, तो ये जो नंबर 2 की जो 60 वैल्यू है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। नंबर 3 की 80 वैल्यू है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। नंबर 4 की 100 वैल्यू जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। लेकिन जब नंबर 5 की बारी आई, है ना, नंबर 5 की बारी आई और नंबर 5 अपनी जगह ढूंढने के लिए गया तो उसको तो कुछ मिला ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ब्लॉक है ही नहीं। तो वो यहाँ पर जो 120 की वैल्यू वो कहाँ पर ऐड करेगा, वो कहीं पर भी ऐड नहीं कर सकता, है ना। तो जो हमारा इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड हो गया, है ना, क्योंकि हमारे पास तो 4 तक ही था। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक की हमारे पास जगह थी, 5 के लिए तो हमारे पास कोई जगह ही नहीं है। तो हमारे पास जो है वो एरे आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन आ जाती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है अच्छे से। ठीक है, इंडेक्सिंग हमारे पास एरे में कैसे होती है और एरे में वैल्यूज़ हम कैसे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, जब हम ये चीज़ हटा देंगे तो ये जो हमारा कोड है वो प्रॉपरली रन हो रहा है ना। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखो अब हमारे पास हमने क्या कर लिया है, एक एरे लिया, ठीक है। हमने बताया कि उसका 5 साइज़ होगा। उसके बाद हमने हर एक इंडेक्स के लिए वैल्यूज़ दे दी। अब हम इन वैल्यूज़ को गेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमें इन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, तो हम कैसे कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें चाहिए कि हम फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारे एरे का वो प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, और हमें फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है क्योंकि, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे हम असाइन कर रहे थे उसी तरीके से हम गेट करेंगे, ठीक है, नंबर्स और जो ज़ीरो पोजीशन है, ठीक है, वो अब जो भी ज़ीरो पोजीशन पर हमारा जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमें यहाँ पर गेट हो जाएगी, ठीक है। और साथ के साथ हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि हमने किसको यूज़ किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को यूज़ किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर हमें सेकेंड एलिमेंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। और सेकेंड एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट हम कैसे गेट कर सकते हैं, नंबर्स, ओके। और सेकेंड एलिमेंट हमारा किस पोजीशन पर होता है, 1 पोजीशन पर होता है, ठीक है। अब अगर मैं लास्ट एलिमेंट गेट करना चाहूँ, है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो लास्ट एलिमेंट मेरा किस पोजीशन पर पड़ा है, 4th पोजीशन पर पड़ा है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लास्ट एलिमेंट, ठीक है, लास्ट एलिमेंट, और ये हमारा जो है वो 4th पोजीशन पर पड़ा है, क्योंकि इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर्स, ठीक है जी, और इसकी 4th पोजीशन पर जो हमारे पास वैल्यू पड़ी है उसको हम गेट कर लेंगे, ठीक है जी। अब हम इसको क्या करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो चुका है। फर्स्ट एलिमेंट में हमारे पास 20 आया है, जो कि हमने इसको असाइन करा था। फिर उसके बाद सेकेंड एलिमेंट में 40 आया है, और लास्ट एलिमेंट में हमारे पास क्या आया है, 100 आया है, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पर देखो जैसे हमारे पास एरे आउट ऑफ बाउंड क्या आया था, जब हम एक्स्ट्रा जो इंडेक्स था उसमें वैल्यू असाइन कर रहे थे तब भी हमारे पास आया था। और अगर हम यहाँ पर इनवैलिड इंडेक्स पर वैल्यू को गेट करने की कोशिश करेंगे तब भी हमारे पास जो है वो सेम एक्सेप्शन आती है, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पर अगर मैं गेट करती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एनोनिमस एलिमेंट, ओके। और मैं गेट करने की कोशिश करती हूँ 6th पोजीशन पर, ठीक है। देखो 6th पोजीशन तो है ही नहीं हमारे पास, है ना। तो देखते हैं कि अगर हम 6th पोजीशन को गेट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, है ना। सो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो हमारे पास जो है वो एरर आ चुका है, ठीक है। और एरर फिर से सेम हमारे पास कौन सा आया है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ठीक है। सो इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 5, ठीक है, क्योंकि हमारी लेंथ तो 5 है और जिसमें हमारे पास सिर्फ 4 इंडेक्स तक है, 6 इंडेक्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास जो सेम एक्सेप्शन आ चुकी है, ठीक है। सो ये सब था हमारे पास एरे की इंडेक्सिंग के बारे में, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है कि अगर हमें यूज़र से एरे की इनपुट लेनी है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर तो हमने खुद से कर रखा है ना। तो अब अगर हम यूज़र से इनपुट लें इन सब एरे की और इसको प्रिंट कराएं तो हम कैसे करेंगे। देखो अभी हमें पता है कि भाई जब भी हमें यूज़र से इनपुट लेनी होती है तो हमें सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि स्कैनर क्लास को यूज़ करके ही हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है जी। तो हम स्कैनर क्लास को कैसे इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इंपोर्ट स्टेटमेंट सबसे पहले लगती है। और जो हमारे पास स्कैनर क्लास है वो किस पैकेज में पड़ी होती है, जावा डॉट यूटिल, ठीक है जी। इस पैकेज में हमारे पास पड़ी होती है। और कौन सी क्लास है, स्कैनर क्लास है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, स्कैनर, ओके जी। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम डॉट आउट यूज़ करते हैं, तो इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट इन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सिस्टम डॉट इन यूज़ करते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेमीकोलन, ठीक है। अब देखो हमें, क्योंकि हमें पता है कि 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसके पास एरे के पास, तो हम क्या करेंगे, यूज़र से एक एक करके एलिमेंट गेट करने की बजाय हम क्या करेंगे, फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं, है ना। देखो अब हमारे पास क्या था कि अगर हम एक एक करके गेट करते तो हम कैसे करते, नंबर 0, अगर हमें 0 पोजीशन पर एलिमेंट लाना है तो हम क्या करते, यहाँ पर देखो पहले हम ये बोलते उसको, है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और हम उसको बोलते, पहले हम यूज़र को बताते कि हम क्या उससे मांग रहे हैं, है ना। सो एंटर, हम उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, एंटर फर्स्ट एलिमेंट,
ओके। फिर उसके बाद हम उससे इनपुट लेते हैं, हम कैसे लेते हैं, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमें सेकंड पोजीशन के लिए चाहिए तो हम फिर से उसको बताते कि भाई अब आप सेकंड पोजीशन के लिए दो हमें, है ना, यानी कि सेकंड एलिमेंट दो हमें, ठीक है। एंटर सेकंड एलिमेंट, और फिर से हम क्या करते, नंबर्स 1, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सबके लिए कर देती हूँ, 5 है ना हमारे पास टोटल, तो ये हम फटाफट कर देंगे कॉपी पेस्ट कर करके, ज़्यादा हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। एंटर, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा थर्ड, ठीक है, और यहाँ पर हमें इसको सेकंड पोजीशन पर रखना है। फिर हम इसको पूछेंगे फोर्थ एलिमेंट के बारे में जिसको हमने थर्ड पोजीशन पर रखना है। फिर हम इसको पूछेंगे फिफ्थ, ठीक है, एलिमेंट के बारे में जिसको हमने लास्ट यानी कि फोर्थ पोजीशन पर रखना है ना। फिर उसके बाद हम हमारे पास क्या है, एक एक एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। वो हमें कैसे कराना है, सेम टू सेम, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। देखो हमने सबसे पहले गेट करना है, फिर उसके बाद एलिमेंट्स को, सब एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट किया, और फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कैसे गेट होगा, जैसे कि हमने पहले किया था, ठीक है, नंबर 0 करके। इसी तरीके से हम सारे के सारे जो हैं वो गेट कर लेंगे, ठीक है, 5 के 5, ठीक है जी। फर्स्ट की बजाय यहाँ पर आ जाएगा सेकंड, फिर हमारे पास आ जाएगा थर्ड, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फोर्थ, एंड फिर हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ, ठीक है। 0th पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर, एंड फोर्थ पोजीशन पर, ठीक है। तो अब हम करते हैं इस कोड को रन, ठीक है। पहले ये सारा जो खचा पच हो रखा है इसको हमने कर दिया डिलीट। देखो अब हमारे पास आ गया है एंटर फर्स्ट एलिमेंट। तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट एंटर किया 51, सेकंड एलिमेंट मैंने एंटर किया 78, थर्ड एलिमेंट मैंने एंटर किया 56, फोर्थ एलिमेंट मैंने एंटर किया 23, ठीक है, एंड फिफ्थ एलिमेंट मैंने एंटर किया 10, ठीक है। अब अगर मैंने एंटर किया तो देखो जैसे जैसे मैंने इसको दिए थे वैसे वैसे इसने मुझे प्रिंट करवा कर दे दिए हैं कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट में 51 चला गया है जैसे कि यूज़र ने एंटर करा था, सेकंड एलिमेंट में 78 चला गया है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो इस तरीके से आप यूज़र से इनपुट लेकर भी किसी एरे में वैल्यूज़ जो है वो डाल सकते हैं, और उसको गेट कैसे करना है वो भी हमने देख लिया है। लेकिन देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, यूज़र से सारे एलिमेंट गेट करने के लिए हम बार बार ये स्टेटमेंट्स को लिख रहे हैं ना। तो इनको बार बार लिखने की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब हमें सेम काम बार बार करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, लूप्स यूज़ करते हैं। और जब हमें ये पता होता है कि हमें एग्जैक्ट कितनी बार उस काम को करना है तो हम कौन सी लूप यूज़ करते हैं, तब हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप को हमें कितने से लेकर कितनी आइट्रेशन तक चलाना है, देखो क्योंकि 0 से लेकर इंडेक्स हमारा स्टार्ट होगा, तो 0 से लेकर जितना टोटल साइज़ होगा, जैसे 5 है तो उससे एक कम तक चलाना है ना, जैसे 4 तक चलेगा ये वाली चीज़। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर लूप, ठीक है, इंट आई इज़ इक्वल्स टू 0 है हमारे पास, और आई जो है वो किससे लेस होना चाहिए, जो हमारे एरे का टोटल साइज़ है। अब एरे की लेंथ कैसे गेट कर सकते हैं, एरे की लेंथ आप गेट कर सकते हैं, लेंथ एक हमारे पास फंक्शन होता है उसको यूज़ करके। अब जैसे हमारे पास क्या है, नंबर्स, ठीक है। अब इसकी अगर हमें लेंथ गेट करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट लेंथ, सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आई क्या है, प्लस प्लस होती रहेगी, और हर स्टेप में हमें एक ही जो है क्या कहते हैं, एक ही प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो एंटर फर्स्ट एलिमेंट की बजाय हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। देखो फर्स्ट की बजाय हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंटर, इसको आप यहाँ पे ख़त्म करो, ठीक है, प्लस अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास आई है, ठीक है, अगर ये 0 पे है तो इसका मतलब हम फर्स्ट एलिमेंट गेट कर रहे हैं, अगर ये 1 पे है तो इसका मतलब हम सेकंड एलिमेंट गेट कर रहे हैं, और ये अगर 2 पर है तो इसका मतलब हम थर्ड एलिमेंट गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई प्लस 1, ठीक है, और साथ में हम लिखेंगे, ठीक है, आई प्लस 1 एलिमेंट, ठीक है। फिर इसको हमने यहाँ पर ऐसे किया, ठीक है।
तो ये चीज़ क्लियर है। हमने पहले जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है वो दे दी, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 की बजाय आई, है ना। जिस आइट्रेशन पर हम जाएंगे उस आइट्रेशन पर वो वैल्यू असाइन होती जाएगी जो यूज़र एंटर करेगा, ठीक है। तो अब इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इस चीज़ को हटा सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो हम प्रिंट करा रहे हैं इसके लिए भी हम क्या लगा लेंगे, फॉर लूप लगा लेंगे, सेम टू सेम, ठीक है। फॉर इंट आई इज़ इक्वल्स टू 0, और आई हमारे पास किससे लेस होना चाहिए, हमारे पास जो एरे का साइज़ है, ठीक है, टोटल यानी कि एरे की जो लेंथ है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर आई क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा, और हमें क्या प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या प्रिंट कराना है, i+1, ठीक है। हमारे पास i+1, और इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, और इसमें हम दे देते हैं थोड़ी सी स्पेस, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, नंबर्स, ठीक है। और किस पोजीशन का नंबर हमने गेट करना है, जो हमारे पास आइट्रेशन चल रही है यानी कि आई, ठीक है। तो इसको भी हम देते हैं हटा, ठीक है। अब देखते हैं, हम इसको रन करके देखते हैं तो क्या होता है हमारे पास, पिछली आउटपुट्स को हम करेंगे डिलीट। अब हमारे पास एंटर है 1 एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट एंटर करना है, हमने एंटर कर दिया है 10, सेकंड एलिमेंट हमने कर दिया है 15, थर्ड एलिमेंट हमने एंटर कर दिया है 20, एंड फोर्थ एलिमेंट हमने एंटर कर दिया है 25, फिफ्थ एलिमेंट हमने एंटर कर दिया है 30, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास जो एलिमेंट हमने जैसे जैसे एंटर करे थे वो हमारे पास प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना सा कॉन्सेप्ट था कि आप एरे को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैसे उसकी वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट तो आपको अब क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ साथ मेमोरी में जो एरे होता है वो कैसे शो होता है ना। देखो ये जो हमारे पास होता है ना कि देखो जब हमने एरे बनाया तो ये जो नंबर्स 0 है, ठीक है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जो किसको रेफ़र करता है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है। जैसे हमने नंबर 0th पोजीशन पर हमने 10 रखा था, है ना। तो ये जो 10 होता है ये हमारा हीप मेमोरी में रहेगा, और ये हमारा कहाँ पर रहेगा, स्टैक मेमोरी में, क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं कि जितने भी रेफरल वेरिएबल्स होते हैं, रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं, वो सारे स्टैक में रहते हैं, स्टैक मेमोरी में। और जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, हीप मेमोरी में रहते हैं। और हीप मेमोरी में ये किस तरीके से होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो क्लियर हैं, ठीक है। बेसिक जो हमारा एरे है वो हमारा क्लियर है। देखो अब ये तो हो गया कि हमने एक एक इंडेक्स उसका एरे का गेट करके देखा। अब अगर हमें एरे को एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कराना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमें एरे को एज अ स्ट्रिंग देखना हो, एरे को हम स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास एरेज़ की एक होती है क्लास, ठीक है। एरेज़ की हमारे पास एक क्लास होती है और उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है toString, और इसके अंदर अगर हम किसी भी एरे को पास कर देते हैं तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी एरे को अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को आप प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, तो मैं इसको लिख दूँगी स्ट्रिंग, ठीक है, एरे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कुछ अच्छा मैंने एरे ऑलरेडी बना रखा है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्ट्रिंग नंबर्स, ठीक है, स्ट्रिंग नंबर्स। थोड़ा सा ज़्यादा नेम हो गया है बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, प्रिंट करवा के देखेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग नंबर्स को। तो इसको करते हैं रन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास, अरे यार ये भी हमें दोबारा करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। 10 है, ठीक है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, एंड अच्छा इतने ही थे। तो हमारे पास ये देखो ये हमारा जो है वो स्ट्रिंग में प्रिंट हो चुका है, ठीक है। और देखो एरे की जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारे पास जो होते हैं सारे के सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है एरेज़ के बारे में, ठीक है जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है जो हमने एरेज़ में करनी है वो हमारे पास क्या है, एरे ट्रावर्सल, ठीक है। देखो एरे ट्रावर्सल क्या था वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसी चीज़ को हम एरे ट्रावर्सल बोलते हैं जो हमने फॉर लूप में किया है, ठीक है। तो एरे ट्रावर्सल जो टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, इसी चीज़ को हम एरे ट्रावर्सल बोलते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे थे, एक एक एरे को गेट करके प्रिंट करा रहे हैं ना। जैसे हमारे पास जो हमारा एरे है वो टोटल मान लो कि ये है ना, 10 है, 20 है, ठीक है, 30 है,
40 है, 50 है, मतलब कुछ भी हो सकता है ये वाला एरे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक एरे को गेट कर रहे हैं और उसको प्रिंट करा रहे हैं, यानी कि एरे के थ्रू हम ट्रावर्स कर रहे हैं ना। पहले देखो फॉर लूप के थ्रू हम 0 पोजीशन पर गए, उसको प्रिंट कराया, फिर फर्स्ट पोजीशन पर गए, उसको प्रिंट कराया, फिर सेकंड पोजीशन पर गए, उसको प्रिंट कराया, थर्ड पोजीशन पर गए, उसको प्रिंट कराया, और ऐसे ऐसे हम कब तक जाएंगे, जब तक हमारा लास्ट नहीं आ जाता। यानी कि हमने शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक एरे के पास हम एक एक बार गए हैं। तो उसी चीज़ को एरे ट्रैवर्सल बोलते हैं। और एरे ट्रैवर्सल हम कैसे कर सकते हैं, फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इन एरे, ठीक है जी, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इन एरे। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इन एरे का क्या मतलब है कि मान लो कि आपने एक एरे बना लिया, ठीक है, मैंने अब एक एरे बना लिया है इंट का, और इसका नाम मैंने रखा, अच्छा सॉरी ये चीज़ भी हमने करनी है, ठीक है। अब इंट का मैंने एक क्या बना लिया है एरे, इसका नाम हम कुछ रख देते हैं इंट एरे, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे ही रख दिया मैंने। अब इसमें हमने क्या करा है न्यू इंट, ठीक है। मैंने इसको साइज़ दे दिया है 4, ठीक है जी। अब इसी तरीके से मैंने एक बनाया है फ्लोट का एरे, ठीक है, फ्लोट का एक एरे मैंने बनाया है, ठीक है, जिसका नाम हम रख देते हैं फ्लोट एरे, ठीक है। इसमें भी हमने क्या किया है न्यू फ्लोट, और इसका साइज़ मैं रख देती हूँ 3, मतलब कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक डबल का एरे बनाया है, ठीक है। डबल के एरे को मैंने रखा है डबल एरे इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है साइज़ हम दे देते हैं 4, ठीक है। फिर हम एक बनाएंगे स्ट्रिंग का एरे, ठीक है। स्ट्रिंग का एरे, स्ट्रिंग का एरे मतलब जिसमें सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, स्ट्रिंग की होंगी, है ना। तो यहाँ पर हमने रखा है स्ट्रिंग एरे इज़ इक्वल्स टू न्यू, और हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। और इसका साइज़ भी मैंने रख दिया है 4। अब क्या चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, अब मैं इनको कोई भी इनिशियलाइज़ नहीं कर रही हूँ, मतलब इनिशियलाइज़ मैंने कर दिया है, मैंने बता दिया है कि भाई एक हमारे पास देखो ऐसा करने से अब क्या हुआ है, हीप मेमोरी में मेरे पास इंट एरे के लिए 4 जो है इंट के बॉक्सेस बन चुके हैं, ठीक है। फ्लोट एरे के लिए 3 फ्लोट के बॉक्सेस बन चुके हैं, डबल एरे के लिए 4 डबल के बॉक्सेस बन चुके हैं, एंड स्ट्रिंग एरे के लिए 4 स्ट्रिंग के जो बॉक्सेस हैं बन चुके हैं। लेकिन अभी तक मैंने इनको कोई वैल्यूज़ नहीं दी है कि किस बॉक्स में कौन सी वैल्यू होगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट इनमें कौन सी वैल्यू रहेगी, तो वो चीज़ हमें चेक करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको प्रिंट करा के देखेंगे system.out.println, और हम प्रिंट कैसे कराएंगे, हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करा कर देखेंगे, ठीक है। अब एरेज डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा टू स्ट्रिंग। अब टू स्ट्रिंग के अंदर मैंने देखो सारे के सारे हम प्रिंट करा के देखते हैं एक एक करके, है ना। ये जो है स्ट्रिंग एरे नहीं, पहले हम करेंगे इंट एरे, ठीक है जी, यहाँ पर। फिर उसके बाद हमारे पास कितने हमने बनाए हैं, टोटल 4 बनाए हैं ना, तो ठीक है, ये हमारे पास हो गया है। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा फ्लोट एरे, फिर उसके बाद मेरे पास आ जाएगा डबल एरे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा स्ट्रिंग एरे। देखो ये जो हम एक एक चीज़ इतनी डिटेल में कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डीएसए जो है ना उसके सारे के सारे टॉपिक हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे पूरे डिटेल में, कि आपका जो कंसेप्ट है हर एक चीज़ को लेकर पूरा क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, है ना। तो अरे यार ये हमारे पास पहले इसको भी एंटर करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को ना हम कमेंट कर देते हैं, वरना हमें बार बार इसको देना पड़ेगा वैल्यूज़। अब करके देखेंगे रन, ठीक है। तो हम फिर से रन करते हैं। देखो ये हमारे पास क्या चीज़ हुई है, जब हमने इंट एरे किया तो हमारे पास क्या हुई, 0 वैल्यूज़ प्रिंट हुई। जब हमने फ्लोट का एरे प्रिंट कराया तो हमारे पास 0.0 प्रिंट हुआ। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इन एरेज़ को कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो हर बॉक्स में क्या वैल्यू जाएगी, इंट के लिए 0 जाएगी, फ्लोट के लिए 0.0 जाएगी, डबल जो एरे है उसमें भी हर एक पोजीशन पर 0.0 रहेगा, और स्ट्रिंग के एरे में हर एक पोजीशन पर क्या रहेगा, नल रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी डिफ़ॉल्ट, अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो एरेज़ हैं उनमें ये चीज़ें पड़ी होंगी। लेकिन इतना ये क्लियर है कि चाहे आप वैल्यूज़ दो चाहे वैल्यूज़ ना दो, लेकिन अगर आप उसको एक बार इनिशियलाइज़ कर देते हो तो आपकी हीप मेमोरी में उनकी जो है वो स्पेस बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉपिंग ऑफ एरेज, ठीक है। कॉपिंग एरेज
मतलब हम क्या करेंगे, एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या किया है, 2 एरे डिक्लेयर करती हूँ मैं। ठीक है, पहले मैंने एक एरे डिक्लेयर किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है इंट एरे। ठीक है, मैंने पहले वाले एरे इसको कमेंट कर दिया है ना, यस। तो हम यहाँ पर एक इंट एरे बनाते हैं। ठीक है, मैंने एक फर्स्ट एरे बनाया है। ठीक है, इसको मैंने कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर 10 दे दिया, सेकंड पे 20 दे दिया, ठीक है, थर्ड पे 30 दे दिया एंड फोर्थ पे 40। सिंपल सा मैंने एक एरे बना लिया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरा दूसरा एरे है, ठीक है, इंट एरे 2। ठीक है, अब ये मैंने दूसरा जो एरे है वो बना लिया है। मैं चाहती हूँ कि जो एरे 1 की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी सेम टू सेम एरे 2 में जाए। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी, ठीक है, देखो हमने क्या करना है, यानी कि इस एरे को इस एरे में कॉपी करना है, क्योंकि हम यही चाहते हैं ना कि भाई एरे 2 में भी वही सारी वैल्यूज़ हों जो एरे 1 में है। तो हम एरे 1 को एरे 2 में कॉपी करेंगे। तो पहला जो तरीका है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शैलो कॉपिंग। ठीक है, कि शैलो कॉपी हम कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, शैलो कॉपिंग में हम क्या करेंगे, ये जो एरे 2 है बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, एरे 2 इज़ इक्वल्स टू एरे 1, ये चीज़ हम कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैंने एरे 2 को एरे 1 के इक्वल करा तो क्या हो जाएगा, जितनी सारी वैल्यूज़ एरे 1 में थी वही सेम वैल्यूज़ एरे 2 के पास चली जाएंगी। अब इस चीज़ का प्रूफ हम देख लेते हैं। ठीक है, इनको प्रिंट कराकर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, अब देखो हम फॉर लूप के फॉर लूप को यूज़ नहीं करेंगे हर चीज़ के लिए, हम बस सिंपली एरेज डॉट टू स्ट्रिंग करके इसको प्रिंट करा लेंगे, है ना, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग। और यहाँ पर मैंने पहले एरे 1 प्रिंट कराया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगी एरे 2 को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पर फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और इसमें मेरे पास आएगा एरे 2। ठीक है, अब हम इसको करके देखते हैं रन। तो हमारे पास क्या हुआ, देखो एरे 1 में जो वैल्यूज़ थी वही सेम टू सेम वैल्यूज़ एरे 2 के पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अब मैं क्या करती हूँ, ये जो एरे 2 है इसकी अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ किसी में, जैसे मैं चाहती हूँ फर्स्ट पोजीशन की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए, 20 के बजाय कुछ और हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एरे 2 की, ठीक है, सेकंड पोजीशन, ये सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो चेंज करना चाहती हूँ, यानी कि फर्स्ट पोजीशन है ना, 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है, 0 1, तो 20 किस पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर। तो मैं 1 पोजीशन के एलिमेंट को चेंज करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ 20 की बजाय यहाँ पर क्या आ जाए, 15 आ जाए, है ना। तो अब अगर मैं इसको चेंज करती हूँ तो क्या होगा, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि एरे 2 में चेंज आ जाना चाहिए, पर एरे 1 जो है वो सेम टू सेम रहना चाहिए, है ना। तो हम इसको करते हैं यहाँ पर दोबारा से प्रिंट, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या आता है। ठीक है, अब देखो एरे 1 में भी सेम टू सेम चेंज हो गया है जो हमने एरे 2 में किया था, है ना। लेकिन ये चीज़ तो गलत है, हमने एरे 2 में एरे 1 को कॉपी किया और एरे 2 की कोई वैल्यू चेंज करी, है ना। तो वो एरे 1 में तो चेंज नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम इस तरीके से कॉपी करते हैं, इसको शैलो कॉपिंग बोलते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे के सेम हो जाते हैं। अगर आप इसमें कुछ चेंज करोगे तो इसमें भी वो रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एरे 2 में मैंने चेंज किया, अब मैं एरे 1 में भी चेंज करती हूँ और उसकी 0 पोजीशन को चेंज करती हूँ। जहाँ पर 10 के बजाय मैं यहाँ पर 5 कर देती हूँ। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। ठीक है, अब देखो दोनों में ही 5 हो चुका है। तो जब आप इस तरीके से कॉपी करते हो तो आप दोनों में से किसी में भी कुछ भी चेंज करोगे तो वो दोनों में रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, शैलो कॉपिंग बोलते हो। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई एक टाइम पर जब आप ये चीज़ करो तो जितनी भी एरे 1 में वैल्यूज़ हैं वो एरे 2 में आ जाए, लेकिन उसके बाद अगर आप दोनों में से किसी में भी चेंज करते हो तो वो आपस में रिफ्लेक्ट ना हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, डीप कॉपिंग। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डीप कॉपिंग बोलते हैं। और वो चीज़ कैसे पॉसिबल है, तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल है यहाँ पर हम करके देखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम कर देते हैं रिमूव। ठीक है, ये शैलो कॉपिंग वाली चीज़ थी, इसको हमने नहीं रिमूव नहीं करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं ना। तो इसको हमने करना है कमेंट। तो डीप कॉपिंग जो होती है वो कैसे होती है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि एरे 1 के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एरे 2 में आए, लेकिन अगर हम एरे 2 में या एरे 1 में बाद में कोई चेंजेस करते हैं तो वो आपस में रिफ्लेक्ट ना हो। तो हम क्या करते हैं, हम कॉपी करने की बजाय हम क्लोन ले लेंगे, है ना। तो एरे 2 इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एरे 1 डॉट हम क्या करेंगे, क्लोन ले लेंगे, है ना। तो अब अगर हम दोनों को प्रिंट कराएं, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट्स हम यूज़ कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या दोनों के पास सेम एलिमेंट्स पहुंच गए हैं।
तो यस, दोनों के पास सेम एलिमेंट पहुंच चुके हैं 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब अगर मैं इनमें से, इसको पहले डिलीट करते हैं ना, अब मैं इनमें से किसी एक में चेंज करती हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, है ना। तो मैंने यहाँ पर एरे 2 की पोजीशन में फिर से क्या कर दिया है, 15 कर दिया है। और इसको मैं फिर से क्या करती हूँ, system.out.println करके देखती हूँ तो क्या ये दोनों में रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं। तो इसको मैंने किया है रन, तो देखो ये इस बार दोनों में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। मैंने एरे 2 में चेंज किया तो सिर्फ एरे 2 में ही चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डीप कॉपिंग। ठीक है, तो एरे को कॉपी करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है शैलो कॉपी और दूसरा होता है डीप कॉपी। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने एरे में कवर कर ली हैं। ठीक है, तो इतना आई थिंक इनफ है आपके लिए जानने के लिए एरे के बारे में। तो अब हम एरे के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको एरे के बारे में अच्छे से थोड़ा सा पता चल जाए, है ना। तो अब हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं एरे के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम एक एरे लेंगे, उसके सारे एलिमेंट्स का हम सम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को करते हैं कमेंट। ठीक है, ये जो हमने कॉपी वगैरह का किया है। तो अब सबसे पहले हमें एक एरे लेना है। ठीक है, एक हमने एरे ले लिया है। ठीक है, हमने एरे लिया है इंट एरे। ठीक है, जिसमें हमने वैल्यूज़ ले ली है 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, ये कुछ हमने वैल्यूज़ ले ली है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, जितने भी एरे में एलिमेंट्स हैं उन सब का सम फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे इंट का, ठीक है, सम नाम का, जिसमें इनिशियली जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे और फॉर लूप से हम ट्रावर्स करेंगे एक एलिमेंट तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट के पास जाएंगे और सम में इस 12 को ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो सम की वैल्यू है वो 12 हो जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन पर जाएंगे और सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट मिलेगा उसको सम से ऐड कर देंगे। फिर से थर्ड पोजीशन पर जाएंगे, फिर उसके पास जो भी एलिमेंट होगा उसको हम सम में ऐड करेंगे। तो हर एक एलिमेंट के पास जाकर हम उसको सम में ऐड करते जाएंगे और जब हम लास्ट पोजीशन पर पहुंचेंगे और लास्ट एलिमेंट को सम में ऐड करेंगे तो हमारे पास लास्ट में हमारे पास सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हम फिर से क्या करेंगे, ट्रैवर्स करने के लिए हमें फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक यूज़ करनी है, 0 से लेकर जो उसका टोटल लेंथ है उससे एक कम तक, है ना। तो सिंपल बात है, हमारे पास इंट आई इक्वल्स टू हम लेंगे 0 और आई हमारे पास लेस देन, कब तक लेस देन चलेगी, एरे का लेंथ तक, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास आई जो है वो हो गई है ++। ठीक है, फिर उसके बाद जब भी हम जाएंगे हर बार हम क्या करेंगे, जो भी आइट्रेशन चल रही है उस आइट्रेशन पर जो भी एलिमेंट मिलेगा उसको सम में क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, है ना। तो सम में हम ऐड करेंगे, क्या ऐड हम करने वाले हैं सम में, ठीक है, सम में हम क्या ऐड करने वाले हैं, जो हमें एरे का एलिमेंट मिल रहा है उस पर्टिकुलर आइट्रेशन पर। ठीक है, तो सिंपल था हमारे पास। जब भी हम इस फॉर लूप से बाहर आएंगे तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स का जो सम है वो हमें मिल चुका होगा। तो उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे system.out.println और हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सम ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो हम यहाँ पर इसको करेंगे प्लस और हमें क्या प्रिंट करा देना है, सम प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो इसको हम एक बार करके देखते हैं रन। तो हमारे पास जो सम है वो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेना कि भाई उतना ही बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उसके बाद हमारे पास है फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट। अब जितने भी हमारे पास ये चीज़ें हैं इनमें से हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा टफ बनाते हैं। ठीक है जी, इसमें थोड़े से कुछ और हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया, यहाँ पर 70 ऐड कर दिया, फिर हमने 50 ऐड कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर 20 ऐड कर दिया है। ठीक है, 20 हमारे पास ऑलरेडी है तो 22 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एरे है। अब इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट हमें पता है कि कौन सा है, 70। तो हमें मैक्सिमम एलिमेंट जो है एरे में से ढूंढ कर उसे प्रिंट कराना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, फिर से हम क्या करेंगे, इंट मैक्स ले लेंगे। ठीक है, मैक्स में हम क्या रखेंगे,
बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐसे मान कर चलेंगे कि जो फर्स्ट पोजीशन पर पड़ा है ना वो सबसे मैक्सिमम है। तो मैक्स में हम सबसे पहले क्या लेंगे, एरे की जो 0 पोजीशन पर पड़ा है उसको एज अ मैक्सिमम मान कर चलेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम पूरा 0 से लेकर हर एक एलिमेंट तक ट्रावर्स करेंगे और अपने मैक्स को उससे कंपेयर करेंगे। अगर हमारे मैक्स की जो वैल्यू है उस एलिमेंट से ज़्यादा होती है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। और फिर से हम चेक करेंगे मैक्स के साथ उस एलिमेंट को। अगर हमारे पास उस एलिमेंट की वैल्यू मैक्स से ज़्यादा होती है तो हम हमारे मैक्स को उस एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लास्ट तक चलेंगे और फिर हमें लास्ट में जब हमारी फॉर लूप एंड होगी तो हमें मैक्सिमम एलिमेंट मिल चुका होगा, ठीक है। समझ आया ना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले हमें करना यही है, ट्रावर्स करना है। सबसे पहले हम देखो, हमने मान लिया है कि जो 0 पोजीशन पर पड़ा हुआ एलिमेंट है वो मैक्सिमम है। तो जब हमारे पास आइट्रेशन चलेगी, है ना, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 ऐसे 0 से लेकर लास्ट एलिमेंट तक जब हमारी फॉर लूप की आइट्रेशन चलेगी, हर आइट्रेशन में हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि अगर एलिमेंट हमारे पास मैक्सिमम से ज़्यादा है तो मैक्सिमम की वैल्यू हमें उस एलिमेंट के इक्वल कर देनी है। अब देखो 0 पोजीशन पर क्या है, 12 पड़ा है ना। अब क्या करेंगे, जब हम फर्स्ट पोजीशन पर जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 12 और 14 को कंपेयर किया जाएगा। तो 14 ज़्यादा बड़ा है तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास 16 है, जो अब मैक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 14 हो चुकी है। तो 16 14 से बड़ा है तो हमारे पास मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो ऐसे करके हर एक आइट्रेशन पर हम हमारे मैक्स की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर एलिमेंट की वैल्यू मैक्स से ज़्यादा होगी तो हम मैक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि हम मैक्स की वैल्यू में उस एलिमेंट की वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पर फिर से वही चीज़ करने वाले हैं, फिर से फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। और हमें बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं नहीं, ठीक है, लगा ही लेते हैं। तो फॉर इंट, ठीक है, i इज़ इक्वल टू 0, अगेन हमारे पास क्या होगा, i इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ, ठीक है, लेंथ तक हमारे पास हम चलाएंगे, i प्लस प्लस है। अब हमें क्या चेक करना है, इफ़ हमारे पास जो एलिमेंट हमें मिला है, करंटली जो एलिमेंट मिला है ना, यानी कि ith पोजीशन पर जो हमें एलिमेंट मिला है, अगर वो एलिमेंट मैक्स से बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, मैक्स में उस एलिमेंट की वैल्यू को डाल देंगे, है ना। सो मैक्स को हम उस एलिमेंट के इक्वल कर देंगे, ठीक है। और जब हम इस फॉर लूप से बाहर आएंगे तो मैक्स के पास सबसे ज़्यादा बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, है ना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैक्स को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो इसको हम करते हैं रन। तो ये देखो हमारे पास 70 प्रिंट हो चुका है, जो कि हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। 70 ही हमारे पास क्या है, मैक्सिमम जो है एलिमेंट है। थर्ड हमारे पास है मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, बिल्कुल ही सेम तरीका है, बस इस बार हम जहाँ पर ग्रेटर चेक कर रहे हैं तो इस बार हम क्या करते जाएंगे, लेस चेक करते जाएंगे, है ना। तो हम फिर से क्या करेंगे, यहीं पर हम कर लेते हैं, ठीक है। मिनिमम के लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मिनिमम मानेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ये जो हमारे पास जो एलिमेंट है, अगर वो हमारे पास मिनिमम से कम होगा तो मिनिमम में हम उस एलिमेंट को ऐड कर देंगे, है ना। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखो, मिनिमम जो हमारे पास वैल्यू है वो कौन सी है, 2, तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, 2 प्रिंट होना चाहिए, हमारे पास प्रिंट हो चुका है, ठीक है। बहुत ही ईजी था। अब हमारे पास क्या है कि हमें एक एलिमेंट सर्च करना है हमारे एरे में। तो अब हमारे पास ये इतना बड़ा एरे है। अब मान लो कि हमें क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है, इंट के हमें दे दी गई है, हमारे पास है कि भाई इंट के है 30, इसको आप अपने एरे में फाइंड आउट करो। और अगर बाय एनी चांस आपके एरे में जो एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है वो नहीं है तो आप लास्ट में क्या प्रिंट करा दोगे कि ये जो एलिमेंट है वो हमारे एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, है ना। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फिर से हम ट्रावर्स करेंगे, इंट i इज़ इक्वल टू 0, है ना। और i हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन एरे डॉट लेंथ, ठीक है। और i हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या चेक करना है कि अगर हमारे पास, देखो हम एक एक करके चेक करेंगे, बारी बारी जाएंगे। पहले हम इसके पास जाएंगे, 0 पोजीशन के पास, क्या ये 30 के इक्वल है,
नहीं। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, 14 30 के इक्वल है, नहीं। फिर हम नेक्स्ट के पास जाएंगे, 16, क्या 16 30 के इक्वल है, नहीं। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे। ऐसे करते करते क्या करते जाएंगे, हम ट्रैवर्स करते जाएंगे, है ना। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है जी। अब हम एक ये भी चीज़ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं बुलियन का, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं इज़ फाउंड, कि हमें मिला या नहीं मिला। तो स्टार्टिंग में हम लिखते हैं इसको फॉल्स, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे, है ना, और उसको कंपेयर करेंगे के साथ, ठीक है। अगर हमारे पास के जो है वो किसके इक्वल आ जाती है, हमारे पास जो हमारी पर्टिकुलर आइट्रेशन पर एलिमेंट पड़ा है, अगर उसके इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब हमें एलिमेंट मिल चुका है ना। तो हमें एलिमेंट मिल चुका है तो इसका मतलब है इज़ फाउंड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे, ये प्रिंट करा देंगे कि भाई वो किस पोजीशन पर है एलिमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे एलिमेंट इज़, ठीक है, एलिमेंट इज़ एट पोजीशन, ठीक है। किस पोजीशन पर होगा, ith पोजीशन पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे, आई प्रिंट करा देंगे कि भाई हमें एलिमेंट मिल चुका है और वो इस पोजीशन पर है, ठीक है। तो और अगर हम फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं और हमें वो एलिमेंट मिलता ही नहीं है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ इज़ फाउंड, अगर हमें इज़ फाउंड नहीं मिला है ना, ट्रू नहीं है, यानी कि अगर इज़ फाउंड की वैल्यू फॉल्स है, तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रिंट कराएंगे, एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन एरे, ठीक है। तो इतना सा हमारा काम था। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं, ठीक है। सो एलिमेंट हमारे पास क्या आ चुका है, डज नॉट एग्जिस्ट इन एरे, क्योंकि ये जो 30 है, 30 तो हमारे पास है ही नहीं, है ना। अब 30 की बजाय अगर हमारे पास 16 होता है ना, तो देखो 16 है तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए कि हमें जो एलिमेंट है वो किस पोजीशन पर है, 0 1 2 सेकेंड पोजीशन पर, है ना। तो अगर हम इसको फिर से रन करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या प्रिंट हो चुका है, एलिमेंट इज़ एट पोजीशन 2, ठीक है। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब हमने एरे के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, तो आपको एरे का जो कंसेप्ट है आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया है, हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है, देखो ये जो हमने एरेज किए हैं ना, ये सिंगल डायमेंशनल एरे हैं, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल लाइन है ना, हमारे पास एक सिंगल लाइन है, तो ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और होता है मल्टी डायमेंशनल एरे का, ठीक है। सो मल्टी डायमेंशनल एरेज, इसको भी हम आज कवर करने वाले हैं। सो मल्टी डायमेंशनल एरेज बेसिकली क्या होते हैं, एन एरे दैट कंटेन्स एरेज इनसाइड इट, यानी कि एक एरे के अंदर जब मल्टीपल एरेज होते हैं तो उसको मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा वन डायमेंशनल एरे था, जिसको हम 1D एरे भी बोल देते हैं, तो ये एक सिंगल रो होती है, ठीक है, लाइक अ लाइन ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, जैसे कि ये वाली है ना। तो इसमें इसकी हमने हीप मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि एक बॉक्स के बाद दूसरा बॉक्स, दूसरे बॉक्स के बाद तीसरा बॉक्स, तो एक हमारे पास लाइन होती है, ठीक है, एक सिंगल रो होती है, तो वो हमारे पास वन डायमेंशनल एरे होता है। अब टू डायमेंशनल एरे जिसमें हमारे पास मल्टीपल रोज होती हैं और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक टेबल हो गया, है ना। और 3D एरे हमारे पास क्या होता है, क्यूब होता है, जो कि रेयरली यूज़ किया जाता है, ज़्यादा तौर पर ये यूज़ नहीं होता है। तो हम यहाँ पर 2D एरे को देखते हैं, ठीक है। 2D एरे कैसे बनता है, जैसे अगर हम 1D एरे बनाते हैं तो हम इंट और यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो अब मैं इंट टाइप का ही 2D एरे बना रही हूँ। 2D एरे के लिए मैं 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करूँगी। तो देखो इसमें हमारे पास सिर्फ रो होती है, तो जब हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं तो हमें सिर्फ रो का साइज़ बताना होता है ना। जब हम न्यू कीवर्ड को यूज़ करके इसको इनिशियलाइज़ करते हैं तो हमें सिर्फ रो का साइज़ बताना होता है, बट इसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर न्यू इंट, ठीक है। अब हमारे पास रो का भी हम साइज़ बताएंगे और कॉलम का भी हम साइज़ बताएंगे, ठीक है। अब मान लो हमने रो का साइज़ 2 बताया है और कॉलम का साइज़ हमने क्या बताया है, कॉलम का भी हमने 2 बताया है ना। और यहाँ पर मैं इसका नाम दे देती हूँ, मल्टी डायमेंशनल एरे है तो मैं इसको दे देती हूँ 2D, ठीक है। मैं इसका नाम रख देती हूँ एरे 2D, है ना, ऐसे कुछ भी नाम रख सकते हैं हम, मैंने ये रख दिया एरे 2D। अब इसमें हमारे पास क्या है, अगर हमें इसको इनिशलाइज़ करना है, ठीक है। अब देखो 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो मतलब ये कैसे बनेगा, है ना, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होगी।
ठीक है। सबसे पहले रो 2 है ना। अब इसका मतलब देखो, ये वाली थी, इसमें सिर्फ एक ही रो थी, बट इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं। और ये जो कॉलम है, कॉलम हमें ये बताता है कि हर एक रो में कितने एलिमेंट होंगे, है ना। तो अब देखो 2 रो है, ये हमें पता चल गया, और हर एक रो में कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 2। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 12, और यहाँ पर मैं इसको वैल्यू दे देती हूँ 13, कुछ भी दे सकते हैं ना। और इसमें भी 2 ही होंगे, तो यहाँ पर हो गया 15 और यहाँ पर हो गया 17। तो ये भी एक एरे बन गया, ये भी एक एरे बन गया। अब इन दोनों एरेज का जो एक सिंगल एरे होता है उसको हम क्या बोलेंगे, 2D एरे बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास 2D एरे की जो है वो एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो गई, है ना। देखो 1D एरे क्या था, सिर्फ एक ही रो थी, इसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, है ना, क्योंकि देखो 1D एरे कैसे था मेरे पास, 1D एरे में मेरे पास था कुछ इस तरीके से, ठीक है, 1, 2, 3 ऐसे करके, है ना। एक सिंगल रो थी जिसमें मेरे पास हर एक एलिमेंट एक कॉमा से सेपरेटेड था। अब 2D रो का क्या मतलब है, 2D रो में हमारे पास 2 एरेज होंगे, है ना। 2D रो हमारे 2D का मतलब ही ये होता है कि हमारे पास क्या होंगे, मतलब कि मल्टीपल एरेज हो सकते हैं ना, मल्टीपल एरेज हो सकते हैं। मल्टीपल एरेज का मतलब क्या है, रो एंड कॉलम हम बताएंगे जितने भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। अगर मैं इसको बता दिया मैंने यहाँ पर, अगर मैं एक और बनाती हूँ, ठीक है, एरे 2D, ठीक है, मैंने एक और एरे बनाया और मैंने इसको बोला कि भाई इसके पास जो है वो 3 रोज़ होंगी, ठीक है, 3 रोज़ होंगी, और कॉलम कितने होंगे, 4। कॉलम का क्या मतलब है कि आपकी रो में कितने एलिमेंट है ना। तो ये चीज़ हमने इसको बता दी। तो अब इसका मतलब क्या है, अब इस 2D एरे में देखो रो 3 है, मतलब ये जो एरे है वो 3 एरेज कंटेन करेगा, तो मतलब कि 3 एरेज कंटेन करेगा, और है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 एरेज बना लिए। अब हर एक एरे के पास देखो, कॉलम हमने दिया है 4, मतलब हर एक एरे के पास कितनी आइटम्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया है 10, 20, 30, 40, ठीक है। और इसके पास भी हमारे पास क्या होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे, इसको मैंने दे दिया है 11, 12, 13, ठीक है, 14। इसके पास भी 4 एलिमेंट्स होंगे, इसको हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, 30, ठीक है, 35, 40, 45, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही है कि 2D एरे होता क्या है। अब देखो जैसे हम इसको अगर हम करते थे, जैसे मान लो इसका नाम एरे है ना, इस एरे का नाम क्या है, एरे है। तो अगर हमें इसको ट्रावर्स करना था, इसमें हमने वैल्यूज़ डालनी, तो हम कैसे डालते थे, एरे 0, ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 वैल्यू आ गई है। एरे सेकंड जो एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 2, ठीक है। इस तरीके से हम इसको वैल्यूज़ देते थे। बट अब इसमें हम कैसे देंगे, इसमें हमें इसको रो और कॉलम दोनों का इंडेक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास जो रो है वो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का इंडेक्स होगा 0, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो सेकंड रो है, सेकंड रो का इंडेक्स होगा 1, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड रो है और थर्ड रो का जो इंडेक्स है वो होगा 2, ठीक है। इसी तरीके से कॉलम के लिए भी हम यहाँ पर इंडेक्स देते रहेंगे, है ना। तो कॉलम यानी कि ये वाले, ठीक है। तो इसको आप एक तरीके से मैट्रिक्स के रूप में देख सकते हो या एक टेबल के रूप से देख सकते हो, है ना। तो रो का इंडेक्स कैसे हो गया, इसका ये वाली जो रो है, इतनी रो है ना, इसका इंडेक्स 0 हो गया, इसका इंडेक्स 1 हो गया, इसका इंडेक्स 2 हो गया, ठीक है। अब हम कॉलम देखेंगे, कॉलम यानी कि ये चीज़ है ना, कॉलम ये हो गया। अब इसका इंडेक्स है 0, इस वाले कॉलम का इंडेक्स है 1, इस वाले कॉलम का इंडेक्स है 2 और इस वाले कॉलम का इंडेक्स है 3, ठीक है। तो अब अगर हमें यहाँ पर वैल्यूज़ असाइन करनी है तो हम कैसे करेंगे, अगर हमें असाइन करनी है तो हमें कैसे असाइन करना पड़ेगा। मान लो इसका नाम भी एरे है ना, तो एरे, अब अगर मुझे इस पोजीशन पर कुछ एलिमेंट देना है, इस पोजीशन पर कुछ वैल्यू देनी है, तो मैं क्या देखूंगी, सबसे पहले रो कौन सी है, 0th रो है। फिर मैं देखूंगी कॉलम कौन सा है, 0th कॉलम है, ठीक है। तो इसमें मैंने वैल्यू डाल दी 10, ठीक है। तो इस तरीके से इसको 10 मिल गया। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पर क्या है, रो की जो वैल्यू है वो क्या है 0, है ना, और कॉलम की जो वैल्यू है वो है 1, ठीक है। तो मैं इसको क्या वैल्यू दे देती हूँ, 20 दे देती हूँ। तो इस पोजीशन पर मेरे पास क्या आ चुका है, 20 आ चुका है ना। तो इस तरीके से आप जो है इसके इंडेक्स देख सकते हैं, है ना। तो अब हम एक बनाकर देख लेते हैं, ठीक है, एक 2D एरे बनाकर देखते हैं हम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक 2D एरे ले लिया है, ठीक है, और इसका नाम हम रखेंगे
एरे, ठीक है। आई होप मैंने अभी तक नहीं दिया है इसको, ठीक है। अब मैंने इसको दे दिया है न्यू और यहाँ पर मेरे पास आ चुका है एरे, ठीक है। अब मैंने इसका साइज़ देना है, ठीक है। रो के लिए मैंने दे दिया है 2 और कॉलम के लिए मैंने दे दिया है 3, ठीक है। ये मैंने साइज़ दे दिया है। यहाँ पर क्या आना था, इंट, ठीक है। तो अब इस मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए हर एक पोजीशन पर मुझे एलिमेंट असाइन करना है ना। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर क्या असाइन करती हूँ, 0 0, यानी कि 0 रो और देखो यहाँ पर ना इसको बना कर रख लेते हैं पहले हम कि इसके पास कौन कौन सी पोजीशंस आएंगी, है ना। तो इसके पास भाई क्या क्या है, 2 रो हैं, ठीक है। 2 रो हैं और 2 ही इसके पास क्या है, 2 रो हैं। पहले तो ये हम ले लेते हैं इसके पास कि भाई 2 रो है और पहली रो की पोजीशन ऑब्वियस सी बात है 0 होगी और सेकंड रो की जो पोजीशन है वो ऑब्वियस सी बात है 1 होगी, ठीक है। उसके बाद कॉलम कितने हैं इसके पास, 3, यानी कि इसके पास कितनी आइटम्स आएंगी, 3 आइटम्स आएंगी, ठीक है। इसके पास भी हमारे पास कितनी आइटम्स आएंगी, 3 आइटम्स आएंगी, ठीक है। तो पहला जो कॉलम है वो हमारे पास, पहले कॉलम की जो पोजीशन है वो 0 होगी, दूसरे कॉलम की जो पोजीशन है वो 1 होगी एंड तीसरे जो कॉलम है उसकी पोजीशन जो है वो 2 होगी, ठीक है। क्लियर है। तो अब हमें कहाँ कहाँ पर वैल्यू देनी है, 0 और 0 के लिए, है ना। अगर यहाँ पर देनी है तो 0 और 1 के लिए हो जाएगी। अगर यहाँ के लिए वैल्यू देनी है तो 0 और 2 के लिए हो जाएगी। अगर यहाँ के लिए वैल्यू देनी है तो 1 और 1 0 पर हो जाएगी, है ना। यहाँ पर अगर मुझे वैल्यू देनी है तो 1 1 के लिए हो जाएगी और यहाँ पर मुझे वैल्यू देनी है तो 1 और 2 के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो एरे 0 0 के लिए मैं यहाँ पर वैल्यू देती हूँ 10, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास आ जाएगा एरे इस पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए क्या होगा, 0 और 1, है ना। तो मैं यहाँ पर देती हूँ 0 और 1 के लिए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर देती हूँ 0 और 2 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 30। फिर उसके बाद मैं देती हूँ फर्स्ट रो के लिए, है ना। तो फर्स्ट रो के लिए हमें वैल्यू देनी है, ठीक है जी। फर्स्ट रो में 0 कॉलम के लिए, ठीक है। फर्स्ट रो में 0th कॉलम के लिए हमने वैल्यू दे दी है 11, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट रो में, ठीक है, मतलब सॉरी सेकंड रो है वैसे तो ये, ठीक है। इंडेक्स हमारा फर्स्ट है तो उसमें मुझे अब सेकंड कॉलम जो है मेरा उसके लिए वैल्यू देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड रो यानी कि फर्स्ट पोजीशन वाली रो के लिए जो थर्ड कॉलम है उसके लिए वैल्यू देनी है, यानी कि सेकंड पोजीशन पर 13, ठीक है। तो अब ये हमने एक मल्टी डायमेंशनल एरे बना लिया है और उसकी वैल्यूज़ भी हमने दे दी है। तो अब हमारे पास क्या है, ये वाला जो हमारे पास एरे है हमारा 2D एरे, वो कैसा बन चुका होगा। 0 0 पर हमारे पास 10 आ चुका होगा, ठीक है। 0 1 पर हमारे पास 20 आ चुका होगा, 0 2 पर हमारे पास 30 आ चुका होगा और 1 0 पर हमारे पास 11 आ चुका होगा, 1 1 पर हमारे पास 12 आ चुका होगा और 1 2 पर हमारे पास 13 आ चुका होगा, है ना। तो अब अगर हमें 2D एरे में ट्रावर्स करना है, जैसे हम 1D एरे में ट्रावर्स करते थे, 1D एरे में हम ट्रावर्स कैसे करते थे, फॉर लूप लगाते थे हम, ठीक है। हमारी पूरी रो के लिए 0 पोजीशन से लेकर इसकी जो लास्ट पोजीशन है उसके तक हम फॉर लूप लगाते थे। तो इसी तरीके से अगर हमें 2D जो एरे है, ठीक है, उसमें अगर हमें ट्रावर्स करना है तो हमें 2 लूप्स चाहिए होंगी। पहली लूप जो हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए होगी, दूसरी लूप जो हमारी नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए होगी, है ना। तो बेसिकली इसको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। जो हमारी पहली लूप है वो हमें ये बताने वाली है कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। जो दूसरी लूप है वो ये बताने वाली है कि हर रो में कितने एलिमेंट हैं। जैसे कि ये वाली जो फर्स्ट रो है वो कितने एलिमेंट्स का एरे है, 3 एलिमेंट्स का। अगर हम सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स का ही एक एरे है ना। तो हमारे पास 2 लूप्स चलेंगी। जो पहली लूप है वो ये बताएगी कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, दूसरी लूप ये बताएगी कि हमारी जो रो है, पर्टिकुलर एक रो है, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, है ना। तो इस तरीके से हम ट्रावर्स करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फॉर लूप आएगी, ठीक है। इंट i इज़ इक्वल्स टू हमारे पास 0 है और कहाँ तक चलेगी, हमारे पास ये जो एरे है इसका जो साइज़ है, वो हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ़ रोज़ के बारे में बताएगा, है ना। क्योंकि देखो ये जो हमारा बेसिकली एरे है वो इन एरेज़ का एक एरे है,
अब ये एक एरे है, इन एरेज को मिलकर बना है। अब इसमें कितने एरेज हैं, एक ये एरे है, एक ये एरे है, यानी कि इस एरे का साइज़ कितना हुआ 2 और हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ भी कितनी है 2। तो हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होती हैं 2D एरे में, जितना उस एरे का साइज़ होता है ना। तो हम यहाँ पर चलाएंगे साइज़ से एक कम तक की लूप, है ना, क्योंकि 0 से इंडेक्स हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है हमारी जो फर्स्ट लूप है। अब हमारे पास इसके अंदर हमें नेस्टेड लूप यानी कि एक और लूप लगानी है, ठीक है, जो हमें बताएगी कि हर एक रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। यानी कि देखो हर एक रो के अंदर एक और, देखो ये जो हमारा एरे है इसके अंदर एक और एरे है। अब इस एरे में कितने एलिमेंट हैं ये भी हमें दिखाना है ना। उसके लिए हम क्या लगा रहे हैं, दूसरी लूप लगा रहे हैं। ठीक है, उसमें हम क्या ले लेंगे, जे ले लेंगे, इंट जे इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जे है वो कब तक चलेगा, ये जो रो है इसका जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, है ना। अब ये रो हमें कैसे गेट होगी, हमें ये रो कैसे गेट होगी, ये जो आउटर लूप है उसकी आइट्रेशन से हमें गेट होगी, है ना। तो मान लो कि हम पहली रो पर हैं, तो जब हम पहली रो पर मतलब जिस रो पर होंगे वो हमें ये आई बता देगी, है ना। तो जब हम पहली रो पर हैं तो हमें पहली रो का साइज़ मिल जाएगा, जब हम सेकंड आइट्रेशन में होंगे तो हमें सेकंड रो का साइज़ मिल जाएगा, है ना। तो इसकी हमें लेंथ तक चलना है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, जे प्लस प्लस हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पर हम कैसे प्रिंट कराएंगे, एरे, ठीक है। एरे के साथ हम क्या प्रिंट कराने वाले हैं, आई प्रिंट कराएंगे, ठीक है, प्लस हम क्या प्रिंट कराएंगे, जे। हमें ये भी तो देखना है ना किस पोजीशन पर है, 0 1 पर, ठीक है, सॉरी 0 0 पर है, 0 1 पर है, 0 2 पर है। हर एक पोजीशन के लिए हम हमारा जो एलिमेंट है वो गेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, थोड़ी सी स्पेस ऐड करके, ठीक है, इसमें हमने क्या ले लेना है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, जब हमें हर एक पोजीशन के लिए गेट करना है तो हमें क्या देखना पड़ता है, रो के साथ साथ कॉलम, है ना। जैसे 0 0 0 1 0 2 1 0, है ना। तो हम रो के साथ कॉलम दोनों का हम जो है वो गेट करते हैं, है ना। अब जैसे हमारे पास एरे है तो एरे की आई पोजीशन भी हम लेंगे और जे पोजीशन भी हम लेंगे, ठीक है। दोनों पोजीशन पर जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा हम उसको गेट कर लेंगे, ठीक है, और प्रिंट करवा देंगे। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो जैसे जैसे हमने इसको वैल्यूज़ दी थी वैसे वैसे प्रिंट हो चुके हैं। 0 0 के लिए हमने इसको 10 दिया था, 0 1 के लिए हमने इसको 20 दिया था, है ना। सो इसी तरीके से हम जो हमारे 2D एरे होते हैं उसको ट्रावर्स कर सकते हैं 2 फॉर लूप्स को यूज़ करके, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो 2D एरे होता है इसमें हमारे पास एक और टाइप होता है जैक्ड एरे, ठीक है। अब जैक्ड एरे हमारे पास क्या है, जैक्ड एरे में हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया था कि भाई आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। अब इसका क्या मतलब है, हर एक रो के लिए आपके पास 3 एलिमेंट होंगे। ये जो हमने डिफाइन कर दिया है 3, इसका मतलब है कि हर एक रो के लिए आपके पास 3 एलिमेंट है। बट जैक्ड एरे का क्या मतलब है, ईच रो कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर 3 है, इसका मतलब फिक्स हो चुका है कि हर एक रो के पास 3 एलिमेंट होंगे। बट अगर आप यहाँ पर 3 की बजाय आप कुछ भी एंटर नहीं करते हो तो इसका क्या मतलब है, हर एक रो में आप जितने चाहे नंबर ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि दोनों में सेम होंगे, ऐसा भी कर सकते हो। आप पहली रो में अगर 3 एलिमेंट दे रहे हो तो आप दूसरी रो में 3 की बजाय 4 एलिमेंट भी दे सकते हो। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, जैक्ड एरे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको हर एक रो के लिए बताना होगा कि आपके जो हर एक रो है वो कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कंटेन करेगी, है ना। तो अब जैसे हमने यहाँ पर बता दिया कि नंबर ऑफ़ रोज़ तो इसके पास 2 है और हमें हर एक रो के लिए ये बताना पड़ेगा कि उसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे। यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट रो होगी, ठीक है, उसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे ये हमें बताना पड़ेगा। तो ये हम कैसे बताएंगे, न्यू इंट करके। अब मान लो हम चाहते हैं जो पहली रो है उसके पास 3 ही एलिमेंट हों, ठीक है। अब जो दूसरी रो है उसके लिए हम चाहते हैं कि उसके पास कितने एलिमेंट हों, उसके पास 4 एलिमेंट हों, ठीक है। तो हम इस तरीके से
जो हमारे पास जैक्ड एरे हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैक्ड एरे भी हमारे पास 2D एरेज ही होते हैं, बट उसमें क्या होता है, हर एक अलग रो के लिए हम ये बता सकते हैं कि हर एक रो के लिए डिफरेंट बता सकते हैं कि कितने हमारे पास एलिमेंट होंगे। तो अब हमने यहाँ पर बता दिया, जो फर्स्ट रो होगी उसके पास 3 एलिमेंट होंगे जो हमने ऑलरेडी दे रखे हैं। जो हमारे पास सेकंड रो होगी उसके पास 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, जिसमें से हमने 3 ऑलरेडी दे रखे हैं और चौथा हम यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड रो है उसके लिए हमारे पास टोटल 4 होंगे, यानी कि लास्ट पोजीशन क्या होगी, 3 होगी, है ना। तो इसमें भी हमने एलिमेंट दे दिया। ठीक है, तो ट्रावर्स तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हम 2D एरेज को करते थे नॉर्मली। तो इसको अब हम एक बार प्रिंट करा कर देख लेते हैं। तो ये देखो, जब हमारी पहली रो थी उसके लिए हमारे पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स थे, जो हमारी दूसरी रो है उसके लिए हमारे पास 4 एलिमेंट आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा था मल्टी डायमेंशनल एरे का कंसेप्ट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ऑलमोस्ट हमने एरे से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है, आई नो, क्योंकि एरे का जो कंसेप्ट है वो बीच बीच में कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ आया है। सो दैट्स इट फॉर द डे।